जय हिंद स्टूडेंट। हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स है। ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट किया था और उसको एंड कर दिया। और बीएससी जो कि फर्स्ट पेपर से ही रिलेटेड था, वो फर्स्ट यूनिट था। हम यहाँ पर सेकंड जो टॉपिक की बात करेंगे मैग्नेटोस्टैटिक की बात करेंगे। तो हम मैग्नेटो सेकेंड यूनिट में जो मैग्नेटोस्टैटिक है उसमें जो फर्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन एंड मैग्नेटिक फील्ड। फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर बेटे आपके बीएससी से रिलेटेड और अब मैं कह सकता हूँ कि 9th 10th और +1 +2 यानी कि 11th और 12th सारे के सारे टॉपिक सीरियल से एक्सप्लेन्ड हैं और क्वालिटी एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए हैं। आप विजिट करके देख सकते हैं और प्लेलिस्ट के सेपरेट प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। आपके लेवल की जो भी वीडियो कंटेंट हैं आप उसको देख सकते हैं। हम आज के लेक्चर में बात करने वाले हैं मैग्नेटोस्टैटिक के बारे में। मैग्नेटोस्टैटिक क्या होता है, तो एग्जैक्टली बहुत से बच्चों के जहन में ये होता है ना कि मैग्नेटोस्टैटिक का मतलब में इसमें वर्ड में ही मैग्नेट कहीं ना कहीं आ जाता है, तो लोगों को ये लगता है बच्चों को कि हम इसमें मैग्नेट के बारे में बात करेंगे और प्योरली मैग्नेट के बारे में बात करेंगे, यानी कि लोड स्टोन के बारे में वो चाहते हैं कि बात होगी। लेकिन बेटे याद रखना कि हम मैग्नेटोस्टैटिक भले ही पढ़ रहे हैं लेकिन हम प्योर लोड स्टोन के बारे में नहीं पढ़ने वाले हैं। हम यहाँ पर ऐसा मैग्नेटिक बिहेवियर पढ़ने वाले हैं। पढ़ेंगे तो मैग्नेटिक बिहेवियर ही, लेकिन एक ऐसा मैग्नेटिक बिहेवियर पढ़ेंगे जो चार्ज की वजह से हो, जो करंट की वजह से हो। मैग्नेटोस्टैटिक में हम एक ऐसा बिहेवियर पढ़ेंगे जो करंट की वजह से हो, चार्ज की वजह से हो। ऐसे मैग्नेटिक बिहेवियर को पढ़ेंगे हम, इसीलिए इसका नाम तो मैग्नेटोस्टैटिक है। अदरवाइज इसका नाम मैग्नेट ही ना रख देते अगर हम लोड स्टोन की वजह से मैग्नेट पढ़ते तो। और उसके मैग्नेट में ज़्यादा कुछ खास है भी नहीं। हमें जो कुछ भी मैकेनिज्म और फिजिक्स समझना है वो कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द मूविंग चार्ज की वजह से ही समझना है, तभी हमको ज़्यादा वो यूजफुल भी कर पाएंगे हम और उसकी एप्लीकेशंस को जान भी पाएंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन का है और कॉन्सेप्ट ऑफ द मैग्नेटिक इंडक्शन एंड मैग्नेटिक फील्ड। जैसे कि आप ये जानते हैं कि स्पेस अराउंड मैग्नेट, किसी मैग्नेट, कोई मान लो मैग्नेट है, कोई ये मैग्नेट ही ले लें और मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल होगा और ये साउथ पोल होगा। तो आपको पता है कि मैग्नेट के नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन चलेगी और मैग्नेटिक फील्ड लाइन से ऐसे कुछ होगी। और जितने रीजन भर में ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फैले हुए होंगे तो उस स्पेस या रीजन को हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। उस स्पेस या रीजन को मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। अब ये रीजन या स्पेस ऐसा भी हो सकता है कि मैग्नेट की वजह से भी हो, यानी कि ड्यू टू मैग्नेट भी हो, और या हो सकता है कि करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेट भी हो सकता है। आपने तो पहले पढ़ भी रखा है, +2 में, 12th में पढ़ भी रखा है कि हो सकता है कि अगर किसी कोई कंडक्टर है और कंडक्टर में आई करंट फ्लो हो रहा है तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे करंट कैरिंग कंडक्टर बोलेंगे। तो करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों ओर भी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। करंट कैरिंग कंडक्टर के भी चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। तो हो सकता है कि करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों ओर कोई रीजन है या किसी मैग्नेट के चारों ओर कोई एक रीजन है तो जिसमें अनदर कंपास नीडल या मैग्नेट लाने से अट्रैक्ट या रिपेल हो रहा है, तो उस रीजन को हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक उस रीजन में होने वाले अट्रैक्शन या रिपल्सन को हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट, यही तो बोलेंगे। और उसे क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। रीजन को क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। अच्छा, ये मैग्नेटिक फील्ड ठीक वही मैग्नेटिक फील्ड, मतलब वही फील्ड जैसा ही है जैसा आपने चार्ज की वजह से देखा था। किसी चार्ज के अराउंड कोई चार्ज बॉडी थी और उस बॉडी के चारों ओर, जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पर +Q चार्ज ले लिया, तो +Q चार्ज के चारों ओर क्या होता था कि कोई दूसरा चार्ज अगर आप लेकर आते थे तो या तो अट्रैक्ट होता था या रिपेल होता था। तो इस रीजन भर में, जितने रीजन भर में कोई दूसरा चार्ज अट्रैक्ट या रिपेल हो रहा है तो उसको आप बोलते थे दिस इज द
इलेक्ट्रिक फील्ड, बिल्कुल ठीक वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी सेट करना है कि एक मैग्नेट रखो और मैग्नेट चारों ओर, अपने चारों ओर क्या करेगा कि स्पेस आर रीजन 3D स्पेस में बना लेगा, और उस रीजन के अंदर कोई दूसरा मैग्नेटिक निडल या कंपास या कह सकते हो दूसरा कोई मैग्नेट लाते हुए मैग्नेटिक मटेरियल, तो या तो वो अट्रैक्ट हो जाए या रिपेल हो जाए, तो जितने रीजन भर में वो अट्रैक्शन या रिपल्सन का वो कह सकते हैं कि इफेक्ट शो करा रहा है, उसी को मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि वो मैग्नेटिक फील्ड क्या है। द स्पेस ऑफ स्पेस आर रीजन, द स्पेस आर रीजन, द अनदर कंपास निडल एंड मैग्नेट, मैग्नेट या कंपास निडल क्या शो करे, रिपल्सन या अट्रैक्शन का फोर्स शो करता है जिस स्पेस ऑफ रीजन के अंदर, तो हम उसे मैग्नेटिक फील्ड बोल देते हैं बड़े आराम से। और ये भी याद रखना कि कोई जैसे जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था, हम यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट लेकर बार बार आपको इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड करवा रखी है, तो आपको अगर वो वीडियो देखे हैं सारे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि सर के समझाने का अप्रोच क्या है। तो अगर जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड के पास भी मैग्नीट्यूड था, क्या था, मैग्नीट्यूड था, और क्या था, डायरेक्शन था। तो अब केवल वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो ड्यू टू चार्ज था, वो क्यों था, ड्यू टू चार्ज था। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसकी वजह से है, या तो ड्यू टू मैग्नेट है, ये ड्यू टू मैग्नेट है, या करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से है, ये करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से है। तो या तो करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से है या ड्यू टू मैग्नेट की वजह से है। तो बिल्कुल सिर्फ यहाँ पर अप्रोच चेंज ये हुआ है कि ये मैग्नेट या करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से है और यहाँ पर चार्ज की वजह से है। तो ये भी बिल्कुल ठीक इलेक्ट्रिक फील्ड के तरीके से ये इसके पास भी मैग्नीट्यूड होगा और क्या होगा, डायरेक्शन होगा। तो अगर ये दोनों चीज़ होगा तो हम ये जैसे यहाँ पर कह देते थे कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, फिर यहाँ पर भी आप बोल दो कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ पर भी बोल दो आप कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड को आप कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते थे और आप वेक्टर फॉर्म में ई वेक्टर लगा दिया करते थे। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड को आप क्या बोलेंगे, बी से रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर आप वेक्टर क्वांटिटी के टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो बी वेक्टर लगा दिया करेंगे। अच्छा, मान लो कि बुक में लिखा हुआ है तो वेक्टर नहीं लिखा हुआ होता है, तो ऐसे बोल्ड में लिखा हुआ होता है, याद रखना। आप चाहो तो वेक्टर लगाओ और चाहे वर्ड को आप क्या करो, बोल्ड कर दो। बोल्ड ये लिखने का तरीका है बेटा, बस और कुछ नहीं, कि बी को आप बोल्ड कर दो। आप ऐसे चाहे आप वेक्टर लगाओ, चाहे आप वेक्टर नहीं लगाते हो तो वर्ड को बोल्ड कर देते हो। तो बुक में आप कभी कभी देखते हो कि वर्ड पर वेक्टर नहीं लगाकर ऐसे बोल्ड में लिखा हुआ होता है, तो आप समझ जाना कि वहाँ पर वेक्टर का मतलब होता है। ठीक है, एक बात और बता दें कि इस बी को आप बोलोगे क्या, मैग्नेटिक फील्ड बोल देते हो, लेकिन अगर बहुत मोर अप्रोप्रिएट अथेंटिक बोलना है तो इसको क्या बोलोगे, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बोलना। क्या बोलना इसको, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बोलना। आप फ्लक्स डेंसिटी बोलना आप इसको, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, या सिंपली आप बोल ही देना मैग्नेटिक इंडक्शन बोल देना। मैग्नेटिक इंडक्शन भी बोल सकते हो आप इसको, क्या बोल सकते हो, मैग्नेटिक इंडक्शन, या आप सिंपली मैग्नेटिक फील्ड ही बोल देना, आपकी जैसी मर्जी, मैग्नेटिक फील्ड ही बोल देना। लेकिन हम तो ज़्यादातर मैग्नेटिक फील्ड ही बोलेंगे, लेकिन आप समझ जाना मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ही होता है ये, या मैग्नेटिक इंडक्शन, तो दोनों नाम से हम इसको कह सकते हैं। अगर हम देखें कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के और बारे में डिटेल में अगर हम जानें, तो हम अगर +1 +2 होकर आए हैं, BSc सेकेंड ईयर में आए हैं, तो ओबियसली वहाँ से होकर ही आए हैं। तो एक एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया, एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया, ये बात भी हम यहाँ पर, वो एक्सपेरिमेंट +1 +2 में, वहाँ +2 में डिफाइंड है, हम वहाँ पर यहाँ पर ज़्यादा उसकी डिस्कस नहीं करेंगे, हम उसके सीधा रिजल्ट पर बात करेंगे। तो एक्सपेरिमेंटली हमने क्या देखा, एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया, एक्सपेरिमेंटली कि जब कभी भी चार्ज मूव करता है, जब कभी भी क्या करता है, चार्ज मूव करता है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि whenever अ मूविंग चार्ज, जब कभी भी चार्ज मूव करता है, मूविंग चार्ज पार्टिकल, तो और वो है ऐसा भी लिख देते हैं कि हैविंग चार्ज
प्लस क्यू, और इंटर करता है किसी वी वेलोसिटी के साथ, इंटर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड को हम यहाँ पर बी बोल दे रहे हैं, वेक्टर के साथ भी बोल सकते हो और विदाउट वेक्टर भी, मैग्नीट्यूड के टर्म में ऐसे आप बोल सकते हो, और विथ वेलोसिटी वी, विथ वेलोसिटी वी। तो अगर वी वेलोसिटी, कोई क्यू चार्ज इंटर करता है बी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वी वेलोसिटी के साथ, तो ये एक्सपीरियंस करता है एक मैग्नेटिक फोर्स। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि इट इज एक्सपीरियंस्ड अ मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। और उस मैग्नेटिक फोर्स को हम एफ से भी लिखते हैं, या सिंपली एफ से भी लिखते हैं। तो आप दोनों में से कोई भी एक चीज़ चूज कर सकते हो, या अगर वेक्टर ना लगाएं तो फिर वही कॉन्सेप्ट आ जाता है कि हम उसको क्या करें, थोड़ा सा बोल्ड कर दें, तो ऐसा भी लिख कर सकते हैं। इस फोर्स को याद रखना, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, एक बार मैं बता दे रहा हूं। और मैं अब जनरली इसको मैग्नेटिक फोर्स ही कहेंगे, लेकिन इसका अगर मोर अप्रोप्रिएट हमको चाहिए नाम, तो हम मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स बोलते हैं इसको, मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स बोलते हैं, लॉरेंज फोर्स बोलते हैं। लेकिन मैं इसको मैग्नेटिक फोर्स ही बोलूँगा, मैग्नेटिक फोर्स ही बोलूँगा, ठीक है, थोड़ा सा इजी लगता है इसीलिए। देखा क्या गया कि जो एक्सपेरिमेंटली जब ये देखा गया तो उसमें, उस एक्सपेरिमेंट में रिजल्ट क्या निकाला गया कि एक्सपेरिमेंटली क्या किया गया था कि क्यू चार्ज को किसी एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी के अंदर किसी चार्ज को वी वेलोसिटी के साथ इंसर्ट किया गया। तो देखा ये गया कि उस चार्ज पर एक फोर्स लग रहा था जिसे मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स कहते हैं। और देखा गया एक्सपेरिमेंटली कि वो मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड कर रहा था चार फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा था। यानी कि जो एफएम का मैग्नीट्यूड है, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ एफएम यानी मैग्नेटिक फोर्स ऑफ, मैग्नीट्यूड ऑफ एफएम का मतलब मैग्नेटिक फोर्स आप याद रखना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार चीज़ों पर डिपेंड किया। पहला तो क्या देखा गया कि एफएम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके ऊपर था, क्यू के। दूसरा क्या देखा गया कि एफएम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेलोसिटी के था। और तीसरा क्या देखा गया कि एफएम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैग्नेटिक फील्ड के था। और चौथा क्या देखा गया कि एफएम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा देखा गया। ये एक्सपेरिमेंटली, इसी एक्सपेरिमेंट में ये ऑब्जर्व किया गया सारा। और जब हम इन चारों रूल को मिला देंगे तो एफएम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वी साइन थीटा आ जाएगा। और जब प्रोपोर्शनल का सिंबल हम हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा, क्यू वी साइन थीटा। हेयर के इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है। तो कांस्टेंट है ये, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ये। और जिसकी वैल्यू एक्सपेरिमेंटली ये देखी गई कि उसकी वैल्यू के की 1 होती है। तो वी विल गेट द मैग्नेटिक फोर्स एफएम इज इक्वल टू के की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्यू वी साइन थीटा आ जाए। ये तो हमारा एक स्केलर क्वांटिटी है, ये हमारा स्केलर क्वांटिटी है। और ये चार्ज है, ये वेक्टर क्वांटिटी है बिकॉज ऑफ दिस इज वेलोसिटी। ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, या मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर हमने नाम भी लिख दिया है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कह सकते हो आप। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी आप बोल सकते हो, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है। और साइन थीटा क्या है, ये है एंगल बिटवीन वेलोसिटी ऑफ चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो वेलोसिटी ऑफ चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। जैसे मैं कह दूं कि यहाँ पर ऐसे कोई एक स्पेसर रीजन है और इस स्पेसर रीजन में ऐसे इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड है, ये बी है। और कोई चार्ज इंटर कर गया इस वेलोसिटी के साथ, मान लो कि ये है, ये चार्ज है
और v वेलोसिटी के साथ एंटर कर गया, v वेलोसिटी के साथ एंटर कर गया चार्ज। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड से कितने एंगल पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड से ये, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल पर है। किस पर है, थीटा एंगल पर है, b से ये थीटा एंगल पर है। तो इस पर जो लगने वाला फोर्स है वो फोर्स हम कहेंगे Fm है। अगर तो यही b और v के बीच का एंगल थीटा है, यही है, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पर कि जो Fm की जो वैल्यू है वो थीटा के ऊपर डिपेंड कर रही है, थीटा के ऊपर डिपेंड कर रही है। और Q मेरा स्केलर क्वांटिटी है, तो हम F को ऐसा भी तो लिख सकते हैं, F वेक्टर Fm इज इक्वल टू Q बाहर आ जाए और V क्रॉस B भी तो लिख सकते हैं, ये क्रॉस प्रोडक्ट है। और आप देख लो A क्रॉस B इज इक्वल टू क्या होता है, A क्रॉस B इज इक्वल टू होता है A B और साइन थीटा यूनिट वेक्टर n, यही होता है। आप इसको ओपन करोगे तो यही अगेन मिल जाएगा, ए वी बी साइन थीटा ही मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम इस मैग्नेटिक जो फोर्स है इसका वेक्टर फॉर्म भी लिख सकते हैं। क्या है ये, इसका वेक्टर फॉर्म है, ठीक है, ये इसका वेक्टर फॉर्म है। और Fm को क्या कहते हैं ये तो आपको पता ही है कि Fm इज कॉल्ड लॉरेंज फोर्स, ठीक है, लॉरेंज फोर्स या लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स आप लिख लेना, लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स होगा, ठीक है। अब अगर हमें डेफिनेशन देना है किसी इसका क्या बोलते हैं, इसका मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का, इस इक्वेशन से हमको डेफिनेशन देना है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, यहाँ से डेफिनेशन दे तो मुझे लगता है ज़्यादा ठीक हो जाएगा। तो Fm इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। तो हम ये मान कर चलते हैं कि कोई चार्ज जो इंटर कर रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री पर इंटर कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड से अगर कोई चार्ज 90 डिग्री पर इंटर करेगा तो आपको मैं बता दूं कि मैग्नेटिक फील्ड से कोई चार्ज अगर 90 डिग्री पर इंटर करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, तो चार्ज की डायरेक्शन ये होनी चाहिए, चार्ज की डायरेक्शन ये होनी चाहिए। अब यहाँ पर देख लो कि चार्ज इधर जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड इधर, अब उसके बीच 90 डिग्री हो गया एंगल, थीटा इक्वल टू 90। तब Fm की वैल्यू भी मैक्सिमम आ जाएगी, क्योंकि हमें तो पता ही है कि साइन 90 की वैल्यू ही 1 होती है। साइन 90 की वैल्यू 0 से 90 की ओर अगर हम चलेंगे तो साइन में वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है और 90 पर मैक्सिमम हो जाती है, यहाँ पर मैक्सिमम हो जाती है और यहाँ पर मिनिमम हो जाती है। तो अगर हम मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स चाह रहे हैं किसी चार्ज पर लगे तो हम ओबियसली उसको 90 डिग्री पर ही प्रोजेक्ट करवाएंगे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो थीटा की वैल्यू हमने क्या लिया है, 90 लिया है, थीटा की वैल्यू क्या लिया है, 90 लिया है। और v की वैल्यू हम ले लेते हैं सपोज दैट 1 यूनिट या मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड केवल, या यूनिट भी आप लिख सकते हो। मोस्ट ऑफ द बुक इसको यूनिट ही लिख देते हैं, v इक्वल टू 1 यूनिट ऐसे लिख देते हैं, v इक्वल टू 1 यूनिट लिख देते हैं। और q की वैल्यू 1 कूलाम लिखें, चाहे 1 कूलाम लिखो चाहे 1 यूनिट लिखो, तो आप दोनों कर सकते हो। अब अगर आपने ऐसी वैल्यू लिख दी है तो यहाँ पर क्या करना है आपको कि Fm की जगह पर Fm और Q की जगह पर 1 रखो, V की जगह पर 1 रखो और B ऐसे ही रहेगा। साइन 90 की वैल्यू आपको हमने बता दिया कि 1 होता है तो 1 रख दिया। Fm की जो वैल्यू आ गई वो कितना आ गई, B आ गई, Fm की वैल्यू B के बराबर आ गया। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स डेंसिटी इज जस्ट इक्वल टू द, न्यूमेरिकली जस्ट इक्वल टू द मैग्नेटिक फोर्स। लेकिन कब है ये मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल है, कब बता सकते हैं, तब है जब कोई चार्ज यूनिट वेलोसिटी से मूव करे और चार्ज का अमाउंट भी क्या हो, यूनिट हो। तो याद रखना डेफिनेशन ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का क्या बनेगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज जस्ट न्यूमेरिकली इक्वल टू द मैग्नेटिक फोर्स। और कब होगा, यूनिट चार्ज मूविंग विथ यूनिट वेलोसिटी। आप ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी is numerically equal to the magnetic force, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट चार्ज
यूनिट चार्ज मूविंग विथ यूनिट वेलोसिटी, बस यही लिख दो आप, यूनिट वेलोसिटी इन द डायरेक्शन तो बताना होगा ना, नहीं तो साइन 90 की वैल्यू कैसे डिफाइंड हो पाएगा। तो इन द डायरेक्शन ऑफ, डायरेक्शन एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड, बस ये डेफिनीशन हो जाएगा। किसका डेफिनीशन हो जाएगा ये? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, या आप सिंपली मैग्नेटिक इंडक्शन भी कह सकते हो इसको, मैग्नेटिक इंडक्शन भी। मैं बार बार ये इसलिए बता रहा हूँ आगे चलकर आपको कन्फ्यूजन ना पैदा हो, इसीलिए मैग्नेटिक इंडक्शन भी बोल सकते हो या मैग्नेटिक फील्ड सिंपली कह सकते हो। अब अगर इतनी चीज़ें मालूम हो गई तो एफएम, अगर आपके पास एफएम है यानी मैग्नेटिक फोर्स है, तो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन आपको पता करना हो तो आप पता कैसे करोगे? तो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन पता करने के लिए, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स एफएम भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास भी मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा। तो अगर आप इसको पता करना चाहते हो कि इसका डायरेक्शन हम कैसे पता करें, तो राइट हैंड कर्ल रूल आपको पता होना चाहिए। राइट हैंड, जनरली बुक में तो राइट हैंड रूल लिखा हुआ होता है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप इसको ऐसे याद करो कि राइट हैंड कर्ल रूल है, तो मुझे लगता है कि बहुत ईजी हो जाएगा। जैसे आपका कोई एक चार्ज है और चार्ज क्यू है और वी वेलोसिटी से जा रहा है, तो आप अपने क्या करो कि अपने राइट हैंड को फैला दो, अपने इस फोर फिंगर को ऐसे फैला दो। मेरी ड्राइंग थोड़ी सही नहीं है तो आप समझ जाना कि ये फोर फिंगर है, और इन ऐसे फैला दो और किधर रखो आप? वी की डायरेक्शन में रखो, और मैग्नेटिक फील्ड मान लो कि ऐसे है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? ऐसे है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। ये क्या है? ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रहा है? ऊपर की ओर जा रहा है। तो अब इन राइट हैंड को वी के डायरेक्शन में फैलाओ और वी के डायरेक्शन में आप कर्ल करो। कर्ल करो। और वी की डायरेक्शन में जब आप कर्ल करते हो तो आप देखते हो कि वी के डायरेक्शन में आपकी अब फोर फिंगर आ गई होती हैं। फोर फिंगर आपके वी के डायरेक्शन में आ गई होती हैं। तो अब आपका जो थंब है वो थंब जिस ओर पॉइंट करेगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, वही डायरेक्शन ऑफ फोर्स है आपका थंब जिधर पॉइंट करने वाला है। ठीक है, तो अगर ये वी डायरेक्शन हमारा मान लो कि ये ऐसे है, इसको छोड़ दो, ऐसे वी डायरेक्शन इधर है और मैग्नेटिक फील्ड इधर है। तो अब आप क्या कर रहे हो कि जब आप फोर फिंगर को कर्ल कर रहे हो बी के डायरेक्शन में, तो आप देख रहे हो कि आपका थंब जो है राइट हैंड का वो स्क्रीन से परपेंडिकुलर आउटवर्ड है। तो स्क्रीन से क्या है? स्क्रीन से परपेंडिकुलर आउटवर्ड है। ठीक है, तो ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो जाएगा। यही क्या है? डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो जाएगा। तो एक बात और मैं आपको बताते चलूँ कि जब कभी भी आपको मैक्सिमम फोर्स चाहिए तो क्यू वी बी साइन थीटा, तो अगर आपको मैक्सिमम चाहिए तो आप क्या करते हो? आप चाहते हो कि साइन थीटा की जो वैल्यू है वो साइन 90 में कन्वर्ट हो जाए और वो वैल्यू 1 मिल जाए, यानी कि एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी बी। इट मीन्स दैट आप क्या चाहते हो कि अगर हम एफ की वैल्यू मैक्सिमम चाहें तो हमारा वेलोसिटी और बी ये सब एक दूसरे से, और फोर्स सब एक दूसरे से कैसे हो? 90 डिग्री पर हो, यानी कि वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के 90 डिग्री पर हो, मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी के 90 डिग्री पर हो, एफ 90 डिग्री पर वेलोसिटी की हो, एफ 90 डिग्री पर बी के हो, सब एक दूसरे से 90 डिग्री पर है, परपेंडिकुलर होना चाहिए। किसके लिए? जब हमें एफ क्या होना चाहिए? मैक्सिमम मिलना चाहिए। तो एफ मैक्स के लिए ये कंडीशन करना पड़ेगा कि सब एक दूसरे के 90 डिग्री पर होना चाहिए, और क्रॉस प्रोडक्ट तब मैक्सिमम मिल जाता है, याद रखना, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना, एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है?
क्रॉस प्रोडक्ट में मैक्सिमम ये तभी मिलेगा जब इसके बीच का एंगल 90 डिग्री रहेगा। चलो बी की अगर यूनिट की बात करना हो तो कैसे करेंगे, तो बी की अगर यूनिट की बात करना हो तो यूनिट ऑफ बी की अगर हमें बात करनी हो तो F इज इक्वल टू क्यू वी बी। साइन थीटा की तो कोई यूनिट होगी नहीं, यूनिट में यही हम 4 वेरिएबल लेंगे। तो B इज इक्वल टू हमको करना पड़ेगा F बाई क्यू वी, यही तो करना पड़ेगा। और फोर्स भले ही ये मैग्नेटिक फोर्स है तो इसकी यूनिट लेकिन न्यूटन ही होगी, तो हम क्या करने वाले हैं, इसको न्यूटन लिखने वाले हैं। और ये Q है तो कूलाम रख लिखेंगे, और वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकंड लिखेंगे। तो हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि न्यूटन सेकंड अपॉन कूलाम मीटर हमको मिल गया, न्यूटन सेकंड अपॉन कूलाम मीटर। और न्यूटन सेकंड अपॉन कूलाम मीटर को हम लोग बोलते हैं बेटा टेस्ला। क्या बोलते हैं इसको, टेस्ला बोलते हैं, स्मॉल TESA टेस्ला। और अगर केवल टेस्ला ऐसे शॉर्टकट में तो T लिख सकते हैं, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, इसका यूनिट क्या होगा, टेस्ला हो जाएगा। और टेस्ला को कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम FM की वैल्यू को 1 न्यूटन ले लें और Q की वैल्यू को 1 कूलाम ले लें और V को 1 मीटर पर सेकंड ले लें, तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ज़रा देखना कि B इज इक्वल टू F की वैल्यू 1 न्यूटन, Q की वैल्यू 1 कूलाम और V की वैल्यू 1 मीटर पर सेकंड। तो हम B इज इक्वल टू पाएंगे कि 1 टेस्ला आ गया। कितना आ गया, 1 टेस्ला आ गया। V इज इक्वल टू 1 टेस्ला। अगेन अगर हम मुझे ये 1 टेस्ला की डेफिनेशन बनानी है या मैग्नेटिक इंडक्शन का डेफिनेशन बनाना है, तो मैं लिख सकता हूँ कि जो मैग्नेटिक इंडक्शन है न्यूमेरिकली इक्वल टू 1 टेस्ला कब आया है, मैग्नेटिक इंडक्शन एट अ पॉइंट, अगर मैं कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ कि पॉइंट इज said to be 1 टेस्ला न्यूमेरिकली 1 टेस्ला आया है, ये 1 टेस्ला या 1 कैपिटल T ऐसा भी लिख सकते हो। कब आया है कि इफ़ चार्ज क्या है, यूनिट है, चार्ज ऑफ 1 कूलाम है, और व्हेन उसका वेलोसिटी कितना है, ये भी 1 मीटर है। तो व्हेन मूविंग राइट एंगल पर तो मूव कर रहे हैं ना, राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विथ अ वेलोसिटी भी तो यूनिट ही है, वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटली हमने क्या देखा, तो ये एक्सपीरियंस 1 न्यूटन फोर्स ऐसे लिखते हैं, एक्सपीरियंसेस अ फोर्स 1 न्यूटन, ये हो जाएगा फोर्स ऑफ 1 न्यूटन। तो मैग्नेटिक इंडक्शन एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक इंडक्शन 1 टेस्ला कब है, जब कोई ये कूलाम का चार्ज मूव कर रहा है, और कैसा मूव कर रहा है, राइट एंगल पर मूव कर रहा है। राइट एंगल पर मूव करते हुए जिस मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है उस मैग्नेटिक फील्ड में उसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड है, और तब वो 1 न्यूटन का फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर राइट एंगल पर Q चार्ज जब मूव करता है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की वेलोसिटी से 1 कूलाम का चार्ज मूव करता है, तो इस पर 1 न्यूटन का फोर्स एक्सपीरियंस अगर हो रहा हो तो हम उसको 1 टेस्ला बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 1 टेस्ला बोलेंगे। तो दिस इज द 1 टेस्ला हो जाएगा। ठीक है, कुछ बातें और भी हम आपसे कर लेते हैं कि 1 टेस्ला किसके इक्वल होगा। तो 1 टेस्ला इज ऑल्सो कॉल्ड 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। अगर हमें 1 वेबर पूरा लिखना है तो W स्मॉल में रहने वाला है और BER और मीटर स्क्वायर। और अगर हमें केवल W और स्मॉल v लिखना है तो W कैपिटल में लिखना पड़ेगा। ये B है, ठीक है, और मीटर स्क्वायर। तो 1 टेस्ला इज इक्वल टू ये होता है। ठीक है, 1 टेस्ला इज इक्वल टू, इसकी अदर यूनिट भी होते हैं। 1 गॉस, तो हम गॉस इज इक्वल टू, जो कि CGS यूनिट है, गॉस में डबल S ये पास होता है, CGS यूनिट है। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो 10⁻⁴ क्या होता है, ये टेस्ला होता है। 10⁻⁴ टेस्ला होता है। तो ये बात भी आप दिमाग में बैठा लीजिएगा कि ये CGS यूनिट है गॉस, तो 10⁻⁴ टेस्ला होता है। और अगर मैं डायमेंशन लिखूँ इसके, क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के, तो डायमेंशंस की बात करूं तो डायमेंशंस ऑफ B
तो बेटे हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि न्यूटन सेकंड अपॉन कूलॉम मीटर होता है। क्या होता है? न्यूटन सेकंड अपॉन कूलॉम मीटर होता है। तो न्यूटन को आप लिखोगे तो MLT-2 लिखोगे, और सेकंड को लिखना चाहते हो तो आप T लिखोगे, और कूलाम को लिखना चाहते हो तो AT लिखोगे। क्या लिखोगे? AT, और मीटर को आप L लिखोगे। इसको थोड़ा करेक्ट कर लो तो M हो जाएगा, और देखो एक L यहाँ एक L यहाँ ये कैंसिल हो गया, और एक T यहाँ एक T यहाँ ये कैंसिल हो गया, तो L⁻⁻², और A की पावर कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तो ये इसका क्या आ जाएगा? डायमेंशंस आ जाएगा ML⁻², A⁻⁻1। दिस इज द डायमेंशन, ये आ जाएगा। तो ओवरऑल जो हमारा इंट्रोडक्शन था मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड, बस यहीं तक हम अपनी जर्नी रखते हैं। इस लेक्चर में हमारा यहीं तक था एक्सटेंशन की, हम अपन मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी से आपको इंट्रोड्यूस करवा दें। तो ये हमारा था कॉन्सेप्ट ऑफ द मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन मैंने आपको बताया, और मैग्नेटिक फील्ड बताया। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में टॉपिक को लेकर, और मैग्नेटिक फ्लक्स भी इसी तरीके से बहुत स्मूथली हम आपको बताएंगे। मेरे लेक्चर जब आप यूट्यूब पर देखते होंगे तो आपको लग रहा होगा कि बहुत ही आसान वे में एकदम जो हम 11th और 12th से होकर आए हैं, बिल्कुल उसी आसान वे में, बहुत कॉम्प्लिकेटेड ना कर बहुत सिंपल लैंग्वेज में। मैंने कभी कोई टफ लैंग्वेज यूज़ ही नहीं किया कि आपको समझ में ना आए, और अगर कोई टफ लैंग्वेज यूज भी करता हूँ तो उसका तुरंत मीनिंग बताता हूँ कि आपको ये ना लगे कि बहुत टफ लैंग्वेज में पढ़ाई हो रही है, तो आपको लगे ही ना, तो बहुत आसान वे में पता चलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर पसंद भी आ रहे होंगे, और अगर पसंद आ रहे हैं तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, शेयर और लाइक भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा।